जय मां भारती। मैं भगवान सिंह नायक मां भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि तब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो शुरू करते हैं अपना मगध साम्राज्य। हमने पिछले वीडियो में मगध साम्राज्य देखा था, मगध साम्राज्य। उसमें हमने हर्यक वंश और शिशुनाग वंश को पढ़ लिया। तो अब हम थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमने देखा था हर्यक वंश और एक देखा था हमने शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। इसके बाद कौन आता है? इसका पुत्र अजातशत्रु। फिर कौन आता है? इसका पुत्र उदयन, जो पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और राजधानी कहा जाता है पाटलिपुत्र। फिर इसके तीन पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इसका लास्ट राजा कौन होता है? हर्यक वंश का नागदशक। इसको मारकर शिशुनाग नए वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग, इसमें कौन कौन राजा हुए प्रमुख? शिशुनाग, फिर कालाशोक, कालाशोक जिसे काकवर्ण भी कहते हैं। शिशुनाग राजधानी कहाँ ले गया था? वैशाली। और फिर कालाशोक वापस राजधानी कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र। और इसका अंतिम राजा कौन हुआ? नंदीवर्धन। कौन हुआ? नंदीवर्धन। अब आता है अपना नंद वंश। कौन सा वंश आता है अपना? नंद वंश। और इसके बाद आएगा इस पर मौर्य वंश। तो अभी हम देख लेते हैं नंद वंश। ठीक, तो नंदीवर्धन के बाद आता है इस पर नंद वंश। ये कब तक शासन करता है? 544 से लेकर 412 तक। कौन सा शासक? हर्यक वंश। शिशुनाग वंश कब तक करता है? 412 से लेकर 344 तक। इसके बाद आता है नंद वंश। तो ये शासन करते हैं 344 से लेकर 322 तक। और 322 के बाद जाता है अपना मौर्य वंश, जो चलता है 184 BC तक। कौन सा वंश? मौर्य वंश। तो अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं हम नंद वंश। तो देखिए दोस्तों, जो नंद वंश की बात करें हम, तो नंद वंश का संस्थापक था महानंदिन। कौन था नंद वंश का संस्थापक? महानंदिन। अब हुआ यूं कि इसी के दरबार में था एक नंद वंश, जिसको एक व्यक्ति था जिसका नाम था महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। तो हुआ यूं कि वो जो महानंदिन था, कौन? महानंदिन। इस महानंदिन को एक दासी पुत्र ने, किसने? दासी पुत्र ने, महापद्मनंद ने इसको मार दिया। महापद्मनंद ने इसको मार दिया। किसको मार दिया? महानंदिन को मार दिया। इसलिए नंद वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? महापद्मनंद माना जाता है। अगर प्रश्न आए कि नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो कौन है? नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद है। इस महानंदिन ने स्थापना की थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद इसने मार दिया। इसलिए वास्तविक संस्थापक कौन है? महापद्मनंद है। तभी से हो जाता है नंद वंश। तो नंद वंश को नव नंद वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक और नाम से इन्हें नव नंद वंश। नव नंद वंश क्यों कहते हैं? देखिए, अब गिनती देखिए हम, तो नव यानी क्या हो गया? 9, मतलब कि इसमें 9 राजा हुए। कितने राजा हुआ इसमें? 9 राजा हुए। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? नव नंद वंश भी बोला जाता है। अभी देखेंगे हम 9 राजा कौन कौन से हुए। अभी बात कर लेते हैं हम किसकी? महापद्मनंद की। अगर हम बात करें इसकी उपाधि की, तो इसे कई उपाधियां मिली है। देखिए, सबसे देख लेते हैं हम एकराट। क्या देख लेते हैं हम इसकी उपाधि? किसकी? महापद्मनंद की उपाधि। तो उपाधि में मिली है इसे एकराट, एक छत्र। कौन कौन सी मिली है? एकराट, एक छत्र, भार्गव। भार्गव मतलब भगवान परशुराम का अवतार। भगवान परशुराम का अवतार। भगवान परशुराम का अवतार क्यों कहते हैं इसे? अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसको एक और उपाधि मिली है सर्वक्षत्रांतक। कौन सी? सर्वक्षत्रांतक। क्षत्रांतक का मतलब क्या हो गया है? सर्वक्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। इस सर्वक्षत्रांतक का मतलब क्या हुआ? सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। अगर आपने देखा होगा, भगवान राम परशुराम के बारे में सुना होगा, तो इन्होंने भी धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ये ब्राह्मण थे,
परशुराम, क्षत्रिय विहीन 21 बार धरती को कर दिया था। तो ये भी क्षत्रियों का नाश किया था। और सर्वक्षत्रांतक मतलब कौन, महापद्म ने भी ये चुन चुन के मारता था, इसने भी क्षत्रियों का नाश प्रारंभ किया। इसलिए इनकी उपाधि किनको मिल गई, भार्गव मतलब परशुराम का अवतार किसे कहते हैं, महापद्मनंद को। क्योंकि हम उपाधि क्यों देते हैं, या हम उपाधि उस नाम की देते हैं जिसमें दोनों में सेम गुण मिल जाए, या सेम विशेषता हो, या सेम कार्य हो, एक जैसे कार्य हो। तो देखिए भगवान परशुराम क्षत्रियों का नाश किया, इसने भी क्या अपना जीवन का लक्ष्य बनाया, क्षत्रियों का नाश करना। तो इसलिए इसे बोला जाता है परशुराम का अवतार, यह सर्व क्षत्रांतक सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। एक उपाधि मिलती है इन्हें मित्र की, ये मित्र की उपाधि देते हैं इन्हें पाणिनि। कौन देते हैं, पाणिनि। पाणिनि इन्हें किसकी उपाधि देते हैं, मित्र की उपाधि देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो व्याकरणाचार्य है पाणिनि, क्या है, संस्कृत के व्याकरणाचार्य है पाणिनि, और इनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या है इनकी पुस्तक का नाम, अष्टाध्यायी पुस्तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है हमारे लिए कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। अब देखिए इन्होंने इनको मित्र कहा है, मतलब ये इनके मित्र थे तभी तो कहा है। महापद्मनंद के मित्र कौन थे, पाणिनि थे। अगर अब हम देखें इनका समय क्या रहा होगा, तो इनका समय कौन सा चल रहा है, 344 BC। तो स्वाभाविक सी बात है इनका समय कौन सी शताब्दी को हम मान सकते हैं, 4th, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। किनका समय हो गया, पाणिनि का समय हो गया। अगर हम बात करें किसकी, महापद्मनंद की, तो इसे पुराणों में एक और नाम क्या मिला है इसे, उग्रसेन। क्या नाम मिला इसे, उग्रसेन। उग्रसेन किसे बोला जाता है, तो महापद्मनंद को बोला जाता है उग्रसेन। तो ये हो गया हमारा महापद्मनंद। अब देखिए 9 राजा में से एक तो ये अकेला हो गया महापद्मनंद, और 8 इसके पुत्र थे। किसके पुत्र थे, 8 इसके पुत्र थे। अब देख लेते हैं हम उसके पुत्र कौन कौन से थे। तो उनमें से हमारा एक पुत्र काम का है घनानंद। कौन है हमारा काम का, घनानंद। और फिर दोस्तों जब ये राजा बन गया था, फिर इसने एक बार कलिंग पर आक्रमण भी किया था, किसने, महापद्मनंद ने। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है, अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ का है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अब देखिए इसके बाद आते हैं इसका पुत्र, कौन, महापद्मनंद का पुत्र। इसके पुत्र है 8 पुत्र है। कितने पुत्र है इसके, 8 पुत्र है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से पुत्र है। तो देखिए दोस्तों, पांडुगति, क्या नाम है, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल। दोस्तों ये याद नहीं रखने, केवल जानकारी के लिए है। राष्ट्रपाल, गोविषाणक, दशवर्थ, केवर्थ, दशसिद्धक है इसका नाम, और आखिरी है घनानंद। तो कभी आ जाता है घनानंद और कभी आ जाता है धनानंद। ये यूं बोलता है कि इसके पास बहुत धन है, इसलिए इसका नाम होगा धनानंद। अभी देखेंगे हम धनानंद को। तो ये इसके 8 पुत्र थे। तो एक ही हो गया, टोटल कितने हो गए, 9। इसलिए इसमें 9 राजा हुए, इसलिए इसे बोला जाता है नवनंद वंश कहा जाता है। अब हमारे काम का इनमें से एक ही व्यक्ति है, और वो है धनानंद। कौन है वो, धनानंद। तो अब हम बात कर लेते हैं धनानंद की। तो धनानंद इसका अंतिम राजा है। नंद वंश का अंतिम राजा कौन सा है, धनानंद है। कौन सा है, धनानंद। अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है भैया धनानंद, इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर के समकालीन है। किसके समकालीन है, सिकंदर। अब सिकंदर को कौन नहीं जानता, सिकंदर के समकालीन है। देखिए 325 में सिकंदर, ठीक है, भारत पर आक्रमण करता है। मतलब 326 में भारत विजय अभियान स्टार्ट करता है। अभी हम बात करेंगे सिकंदर की 325 में, और फिर 325 के बाद ये भारत से लौट जाता है। तो इसी में देख लेते हैं हम धनानंद। ये इसका एक और नाम मिलता है अग्रमीज। क्या मिलता है इसका नाम, अग्रमीज।
देखिए इसके जो पिताजी थे महापद्मनंद, उनका नाम क्या था? उग्रसेन। और धनानंद का नाम क्या मिलता है? अग्रमीज, क्योंकि ये धनानंद से भी आगे थे। अग्रमीज ऐसा हम समझ सकते हैं, धनानंद से भी आगे थे अग्रमीज। किसका मिलता है? धनानंद। इसकी लड़की है दुर्धरा। कौन? इसकी लड़की है धनानंद की दुर्धरा, जिसकी शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। आगे हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इससे शादी होती है किसकी? दुर्धरा की शादी होती है। अब देखिए उस समय की अगर हम बात करें जब सिकंदर था, क्योंकि अभी चंद्रगुप्त मौर्य राजा नहीं बना था, क्योंकि चंद्रगुप्त कब बना था? 322 में। कब बना था चंद्रगुप्त मौर्य? 322 BC में। अब ये बात है 325, मतलब 3 साल पहले, मतलब तब मगध पर राजा कौन था? धनानंद था। कौन था राजा? धनानंद। तो उस समय इसके पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी। इसके पास बहुत विशाल सेना थी, लगभग 2 लाख पैदल सैनिक थे। 2 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, मतलब अश्वारोही हम बोल सकते हैं या घुड़सवार बोल सकते हैं। लगभग 3 से 6,000 हाथी थे। तो इसके पास सिकंदर से बहुत विशाल सेना थी इसके पास। किसके पास थी? धनानंद के पास इससे बहुत विशाल सेना थी। लेकिन ये बहुत ही क्रूर था। ये कौन था? धनानंद बहुत ही क्रूर अत्याचारी था। ये जनता से बहुत टैक्स वसूल करता था, और उस टैक्स से मतलब वो जो पैसा लेता था उससे वो अय्याशी जिनके अपने ऐश्वर्य में लगा देता था। कौन? धनानंद। इसलिए इससे जनता बहुत ज़्यादा दुखी थी। जनता भी चाहती थी कि अब कोई नया राजा आए इस धनानंद को हटा के। और देखो फिर आते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके गुरुदेव है महान आचार्य चाणक्य जी। कौन है? महान आचार्य चाणक्य जी। अभी हम अगले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं सिकंदर की। तो ये है अपना धनानंद। देखिए अब बात करते हैं हम किसकी? सिकंदर की। तो सिकंदर का जन्म 356 में हुआ। कब हुआ सिकंदर का जन्म? 356। सिकंदर जन्म 356 BC। 356 BC कहाँ पर हुआ? यूनान। ठीक है, मतलब हम बात करें महाद्वीप की तो यूरोप महाद्वीप में। किस में आएगा वो? यूरोप महाद्वीप में आएगा। हमारा भारत किस में आता है? एशिया महाद्वीप में। तो ये हमारे इधर ही है यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के बाएं। तो देखिए जन्म 356 BC। तो ये यूनान, इनके पिताजी कौन थे? मैसिडोनिया के फिलिप। मैसिडोनिया के क्षत्रप थे फिलिप सेकेंड। क्या नाम है? फिलिप सेकेंड। कौन है इनके पिताजी? किनके? सिकंदर के पिताजी कौन है? फिलिप सेकेंड है। अब 356 इनके पिताजी 359 में गद्दी पर बैठते हैं। 359 में गद्दी पर बैठते हैं। 336 में ये बैठता है राजा। मतलब यूँ लिख देते हैं कि राजा कब बना, सिंहासन कब मिला? 336 में। कब मिला? 336 में। 359 में फिलिप राजा थे। अब देखिए राजा जन्म कब हुआ? 356। राजा कब हुआ? 336। भारत विजय अभियान कब के लिए? भारत विजय अभियान। देखिए क्या सपने देख रहा है। भारत विजय अभियान कब स्टार्ट करता है? 326 BC। और भारत से वापस कब लौट जाता है? मतलब भारत से वापस 325 BC। लगभग भारत में ये 19 महीने रहता है। भारत में कितने महीने रहता है? लगभग 19 महीने रहता है। 323 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 323 में इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर मृत्यु कब हो जाती है? 323 BC। कहाँ होती है? बेबीलोन में। अब ये बेबीलोन कहाँ है? इराक में। कहाँ हो जाती है? बेबीलोन। और बेबीलोन कहाँ पर है? इराक में आता है। अब देखिए ये तो होगा थोड़ा सा सिकंदर का परिचय कि सिकंदर का जन्म 356 में हुआ। ठीक, 359 में इसके पिताजी फिलिप जो मैसिडोनिया के शासक बने थे। बाद में 336 में ये मकदूनिया का शासक बना। कौन? सिकंदर। भारत विजय अभियान 326 में स्टार्ट। देखिए ये 56, 36, 26 क्या समय लिया इसने। ठीक, 56, 36, 26। 325 में वापस लौट जाता है और 323 BC में इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर लगभग 32 साल ये
जीता है। सोचो 32 साल तक जीता है। ये 23 का उल्टा कर दो 32 साल, 32-33 साल, क्योंकि हम फिक्स तो नहीं बता सकते, फिक्स 32 ही साल है, लगभग 32-33 साल ये जीता है। अब देखिए जब ये भारत आक्रमण करता है तब हम देखते हैं कि भारत पर आक्रमण कैसे करते हैं, किधर से घूमता फिरता है आता है, कौन? सिकंदर। अभी जान देखते हैं सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु है। सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु है। गुरुदेव, क्या गजब के गुरुदेव थे ये, गुरुदेव अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और इनके इंग्लिश में लिखते हैं हम एरिस्टोटल। क्या लिखते हैं इंग्लिश में? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ठीक है, ARISTOTLE, एरिस्टोटल। देखिए अगर हम साइंस की बात करें तो इन्हें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। किन्हें? अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इस इतिहास के बाद अभी हम साइंस भी स्टार्ट करेंगे। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? हम अरस्तु को कहते हैं। अगर अरस्तु के जन्म की बात हम थोड़ी बहुत करें तो 384 से लेकर 322 BC तक किसका जन्म है? अरस्तु। 384 से 322 अरस्तु, एरिस्टोटल, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता, ठीक, सिकंदर के गुरु। अब देखिए अगर हम बात करें गुरु की तो अरस्तु के गुरु, दोस्तों ये नोट कर लेना, जन्म कब हुआ सिकंदर का? 356, राजा बना 336, भारत विजय अभियान 326, भारत से वापस 25, 323 में मृत्यु पहुंच गया सिकंदर। इसको एक और क्या बोलते हैं इस इंग्लिश में? अलेक्जेंडर। क्या बोलते हैं हम? अलेक्जेंडर। अब देखिए अगर हम बात करें अरस्तु, तो अरस्तु के गुरु कौन है? प्लूटो है। कौन है? प्लूटो। और प्लूटो के गुरु कौन है? सुकरात है। कौन है? सुकरात। अब देखिए ये अपना भारत, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं हम भारत, ये एक तरफा भारत है अपना, मतलब ये कि कौन सा भारत होगा? अपना पश्चिम उत्तर, क्योंकि ये दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम, और ये उत्तर, पश्चिमोत्तर। ये अपना भारत है, तो इधर है अपना यूरोप, बहुत दूर है पर हम समझ लेते हैं कि इधर कौन सा? यूरोप है। और यूरोप में भी क्या है? यूनान है। और यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस है। क्या है? एथेंस। आप क्या बोलते हैं इसे? ग्रीक। कौन सा देश? ग्रीक देश, ग्रीस देश। कौन किसे बोला जाता है? यूनान को ही बोला जाता है। अब देखिए सिकंदर यहीं का था, तो ये अपना भारत, ये वर्तमान भारत का हिस्सा, इधर से अपना थोड़ा बहुत चले तो ये किसका हुआ है? अपना पाकिस्तान। इसके बाद इधर कौन सा हो गया? अफगानिस्तान। इधर कौन सा हो गया? ईरान, इराक। फिर इधर चलने थे, अभी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत अगर यह आए तो इधर इराक, ईरान को जीतता हुआ भारत में एंट्री करता है। तो भारत में एंट्री करता है तो भारत में एक दर्रा है, खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा। तो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करता है? खैबर दर्रे से प्रवेश करता है। खैबर दर्रा किस में आता है? हिंदू कुश पर्वतमाला में। जब हमने हिमालय पढ़ा था तब हमने देखा था कि पामीर घाट से इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए एक श्रृंखला जाती है हिंदू कुश पर्वत, तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा के लगभग है खैबर दर्रा। तो इस दर्रे से, क्योंकि तब तो अखंड भारत था, इस दर्रे से होते हुए ये प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? सिकंदर। तो सिकंदर किस दर्रे से भारत में प्रवेश करता है? खैबर दर्रे से प्रवेश करता है। अब देखिए अब यहीं पर था अपना तक्षशिला। अब जब हमने देखा था गांधार, कौन सी जनपद थी यहाँ पर? गांधार जनपद थी। और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। क्या थी गांधार की राजधानी? तक्षशिला। और उस समय कब? जब सिकंदर इधर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ 326 में, तब इस समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजा कौन थे? मतलब गांधार के राजा कौन थे? आम्बिक। कौन थे? कुमार आम्बिक। तो कभी तो मिलता है दोस्तों नाम आम्भी, या कभी मिल जाता है आम्बिक। क्या मिल जाता है? आम्बिक। तो ये व्यक्ति था कब? गांधार का राजा, जब सिकंदर इधर से आया। ये आम्बिक और चंद्रगुप्त मौर्य एक साथ तक्षशिला विद्यालय में पढ़े थे, मतलब क्लासमेट हम कह सकते हैं। अब देखिए तो जब ये आया सिकंदर भी जीतता हुआ आया, तो उसके डर भी बैठ गया। देखो ये विश्व विजेता अभियान पे निकला और ना जाने कितने राजाओं को इसने हरा है। तो आम्बिक ने क्या कर दिया? इसको सरेंडर कर दिया। किसको सरेंडर कर दिया? मतलब आत्मसमर्पण कर दिया। किसको? सिकंदर को आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? आम्बिक ने।
मतलब बिना युद्ध किए इसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब आत्मसमर्पण करने से क्या हुआ कि ये किसका व्यक्ति बन गया, सिकंदर का व्यक्ति बन गया। कौन, आमबेग। अब सारी अपनी भारत की जानकारी जो कुछ वो जानता था किसको दे देगा, सिकंदर को दे देगा। अब सिकंदर को दे देगा, फिर अपना उसका काम आसान हो जाएगा कि हाँ ऐसे लोग हैं, ये है, वो व्यवस्था है, सब कुछ जान जाएगा। अब इसके बाद इसका सामना होता है, कश्मीर के राजा थे पौरुष। आपने 2-3 नाम मिलेंगे उनके, देखिए अब हम उनके चर्चा कर लेते हैं। अगर आप टीवी देखते होंगे तो उनके नाम की सीरियल भी है। क्या नाम है उनका, पौरस। क्या है नाम, पौरस। कभी मिलता है पुरु, कभी मिलता है पुरुष, कभी मिलता है परवर्तक। परवर्तक, तो ये तो देखो परवर्तक, पर्वत तो ये होगा, परवर्तक, तो ये किसके नाम मिलते हैं, पौरस के नाम ही मिलते हैं। अब इनकी अगर हम बात करें, किसकी, सिकंदर की, तो इसने तो कर दिया सरेंडर। अब सरेंडर करने के बाद इनका और पोरस का युद्ध होता है, क्योंकि पोरस इनसे युद्ध नहीं कर, मतलब सरेंडर नहीं करता है, आत्मसमर्पण नहीं करता है। तो अब जब इसने अम्बिक ने सरेंडर कर दिया तो यह पर्चे छपवाने लग गया कि देखो भैया, प्रचार करने लग गया, या तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर जंग कर लो। तो जो हमारे महान योद्धा थे पोरस जी, कौन, पोरस जी कश्मीर के तब राजा थे उस समय, तो उन्होंने इसकी चुनौती को स्वीकार किया और इन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ। अब युद्ध हुआ तो वो कौन सी नदी थी, वो हमारे लिए फेमस है कि किस नदी के किनारे इन दोनों का युद्ध हुआ। तो वो कौन सी नदी थी, झेलम नदी थी। कौन सी नदी थी वो, झेलम नदी। और झेलम नदी का अगर हम ऋग्वेदिक नाम देखें तो क्या मिलता है, वितस्तता। क्या मिलता है, वितस्तता। इसलिए उस युद्ध को बोला जाता है झेलम का युद्ध, वितस्तता का युद्ध। अब यूनानी भाषा में देखें तो उसे बोलते हैं हाइडे स्पीच। क्या बोलते हैं, हाइडे स्पीच। तो इसलिए क्या बोला जाता है, उसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। तो अब समझ लेते हैं हम उसका युद्ध। तो देखिए दोस्तों, यह हो गया अपना पोरस और ये हो गया सिकंदर। अब नदी की अगर हम बात करें तो इधर से एक नदी तो अपनी बहते हुए आती है, कौन सी नदी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है अपनी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये कौन सी नदी हो गई, सिंधु नदी। इसी के नाम पर है अपनी सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए इसकी सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो अभी हम पढ़ लेते हैं झेलम। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, बड़ा, ठीक। अब जम्मू कश्मीर से निकलती है तो देखिए ये ऐसे बहती भी निकल गई, कौन सी नदी, झेलम नदी। अब झेलम नदी की अगर हम बात करें, झेलम उद्गम जम्मू कश्मीर श्रीनगर से, ठीक। यह हमें नदी का प्रश्न हो गया, भूगोल में हम पढ़ेंगे नदी। अब झेलम नदी का एक और नाम क्या मिलता है अपना, वितस्ता। क्या मिलता है, वितस्तता, वितस्ता। एक और क्या मिलता है, हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच। ये यूनानी भाषा में होगा हाइडे स्पीच। तो अब बात करें हम इनकी, तो कब ये सिकंदर और पोरस इनके बीच में युद्ध हुआ, कौन सी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ। अंततः क्या हुआ, दोनों मतलब बताया जाता है। देखो अब अलग अलग इतिहासकार की बात है तो हम यूँ मान लेते हैं अभी, ठीक, जिसके ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं कि इस युद्ध में पोरस हार गया था। इस युद्ध में पोरस हार गया। कौन हार गया, पोरस हार गया और सिकंदर जीत गया। पर सिकंदर इसे जीवित छोड़ देता है, सिकंदर इसे जीवित छोड़ देता है, ठीक। उसकी बहादुरी देखकर इसे जीवित छोड़ देता है और अपना सहयोगी बना लेता है। अब कहीं कहीं पर भी विवाद भी है कि भैया इसे जीवित नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये तो बहुत ही क्रूर था, ये बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। क्योंकि अगर हम इसकी क्रूरता की बात करें तो इसके जो पिता थे फिलिप, क्या थे इसके पिता, फिलिप सेकेंड, जो जिनकी 329 में मृत्यु हो जाती है। यह फिलिप इनके जो मित्र थे, इनके मित्र को भी ये मरवा देता है। अगर हम बात करें, अभी हमने देखा इनके गुरुदेव अरस्तु, उनके भतीजे को भी ये मार देता है। अगर हम बात करें इसके मित्र की, ये सिकंदर का ही मित्र, उसको भी ये मार देता है। तो जब अपने वालों को ही ये मार देता है, इतना क्रूर, इस अपने, अब ये तो शत्रु हो गया क्योंकि इससे युद्ध हुआ, तो इसको जीवित कैसे छोड़ सकता है। तो यह जो कुछ भी है ठीक है, अभी हम तो ये मान लेते हैं कि इसने पोरस को जीवित छोड़ दिया, ठीक। ये सिकंदर के पिता फिलिप, तो ऐसा माना जाता है। चलो हमने मान लिया कि इसको जीवित छोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं।
अब पोरस ठीक है, अब ये जीत गए, इसके सहयोगी हो गए। अब इसके बाद अगर हम नदियों की बात करें तो ये तो हो गई झेलम नदी, फिर आती है अपनी चिनाब नदी, फिर रावी नदी और फिर आती है व्यास नदी। देखिए जो सतलज नदी बहती है और इसमें के बाद आती है व्यास नदी। तो व्यास नदी किस में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। तो ये हो गई झेलम नदी, ये चिनाब, ये रावी, ये व्यास और ये सतलज। तो दोस्तों अभी अपने लिए काम की कौन सी नदी है? व्यास नदी है। कौन सी नदी है? व्यास नदी। तो अभी हम बात कर लेते हैं व्यास नदी की। बाकी नदियों को हम अपनी नदियों की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये व्यास नदी, अब जो सिकंदर की सेना है इस व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। मतलब सिकंदर की सेना कहाँ तक आ गई? व्यास नदी तक आ गई। अब व्यास नदी को इसकी सेना पार करने से इनकार कर देती है। तो इसके कई कारण बताए जाते हैं। कौन कौन से देखते हैं हम। पहला कारण देखें हम, तो सेना युद्ध करते करते बहुत थक चुकी थी। सेना क्या कर चुकी थी? थक चुकी थी और बीमार भी हो चुकी थी। बहुत दिनों से युद्ध करती आई थी, थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने व्यास नदी को पार करने से रोक दिया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि इनके सैनिकों को या यूनान व्यक्ति को, जो सिकंदर थे, इनको मालूम था कि हम मगध की बात कर रहे हैं अब, कि मगध कहाँ पर है भैया? पाटलिपुत्र, पटना, कि पटना के समीप या गंगा के समीप एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। क्या है? एक बहुत बड़ा साम्राज्य, जिसकी सेना सिकंदर की सेना से बहुत बड़ी है। कई बहुत बड़ी सेना है, विशाल सेना है। तो इससे भी वो सेना डर गई थी, क्योंकि वैसे ही थक चुके थे बेचारे, और सेना भी हमसे भी बहुत बड़ी है, तो कैसे क्या मुकाबला होगा। तो ये डर गई थी। किसकी सेना? सिकंदर की सेना डर गई थी, और फिर ये यहाँ से वापस चल गए थे। तो सिकंदर दुख भरे स्वरों में कहता है, बेचारा अब क्या करे, देखो उसका अधूरा सपना टूट गया, भारत को नहीं जीत पाया, तो दुख तो होगा। चलो बेटा दुखी मत हो, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता रहता सिकंदर। तो फिर वहाँ से लौट जाता है, तो बड़े दुख स्वरों में कहता है, ठीक अब क्या हाल कहें उसके, फिर भी अगर आप कहते हैं तो बता ही देता हूँ। सिकंदर दुख भरे स्वरों में कहता है कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। ऐसा कौन बोलता है? सिकंदर बोलता है, ठीक। और अगर हम बात करें ऐसा किसने लिखा होगा, तो इसके साथ 3 लेखक आए थे भैया। कौन आए थे? सिकंदर के साथ 3 लेखक आए थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। कौन कौन है वो? अरिस्टेबुलस। देखो दोस्तों, अब ये नाम की बात करें तो सब अपने अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं। अरिस्टेबुलस, अरिस्टेब्यूलस, तो आप तो हम समझ जाएंगे अरिस्टेबुलस या ब्यूलस। आने सिक्रेटस, ये निरियाकस, ये किसके साथ आते हैं? सिकंदर के साथ आते हैं, ये लेखक थे। निरियाकस इसका जल मंत्री था। क्या था ये? जल मंत्री था। अब देखिए दोस्तों, अब जब ये वापस लौटता है तो इधर अपना कौन सा है? अरब सागर। नीचे कौन सा सागर है? अपना अरब सागर है। तो इसकी कुछ सेना, किसकी? सिकंदर की सेना। कुछ सेना तो स्थल मार्ग से चल जाती है, ये इधर से स्थल मार्ग से चला गए, और कुछ सेना इधर जल मार्ग से होते हुए चल जाती है। तो अब जल मंत्री कौन था? निरियाकस था। तो जल मार्ग से जाने वाली सेना किसके साथ जाएगी? निरियाकस की जाएगी। स्थल मार्ग के लिए कौन गया? क्रेटरस, ठीक। अब सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ये भी अपने काम का बहुत व्यक्ति है, सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि इसका चंद्रगुप्त से युद्ध होता है, और इसके बाद ये अपनी पुत्री हेलेना, एक और नाम मिलता है कार्नेलिया, उसका विवाह किससे कर देता है? सिकंदर से। मतलब सिकंदर का सेनापति था, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। सेल्यूकस निकेटर, ये कौन था? इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो ये होगा अपना सिकंदर, ठीक। तो ये हमें नंद वंश में याद रखना, नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मनंद है। और उसका लास्ट शासक कौन है? धनानंद। धनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, आम्बिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। किस नदी के किनारे हुआ? झेलम नदी। इसलिए इस युद्ध को क्या बोला जाता है? झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध। और फिर सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था और वापस चल गया। सिकंदर की मृत्यु कब हो गई? 323 BC में हो गई। कहाँ हो गई? बेबीलोन में हो गई। तो ये हो गया अपना
सिकंदर। अब अगले वीडियो में हम करेंगे मौर्य वंश और स्टार्ट करेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य से। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती।